नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में इस समय मतदाता वंशवाद की राजनीति पर लगातार प्रहार कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गई, लेकिन आप उसकी क्या हालत है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अब वंशवादियों ने ये शुरू कर दिया है, जैसे डर लगने पर आदमी जोर जोर से चिल्लाता है, वैसे ही वंशवादी राजनीति के जो भी नेता हैं, अब उनकी नई कोशिश है कि सारे वंशवादी एक हो जाएं, मिल जाएं, मिलकर शायद अपना अस्तित्व बचा सकें। सबसे गहरी चोट लगी है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जो हुआ है, जो नतीजे आए हैं विधानसभा चुनाव के। एक एक करके जनता अगर आप देखिए तो अलग अलग राज्यों से वंशवादी राजनीति का सफाया कर रही है। हरियाणा, पंजाब मेरा ख्याल है सबसे पहले शुरू हुआ। अब पंजाब में अकाली दल का कोई अस्तित्व कहने को तो रह गया है, लेकिन राजनीतिक रूप से उसका कोई प्रभाव नहीं रह गया है। इसी तरह से हरियाणा के तीन लाल, बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल, ये तीन परिवार जो हरियाणा की राजनीति चलाते थे, हरियाणा के तीन लाल कहलाते थे, इनके परिवारों का राजनीति से सफाया हो चुका है। इसी तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव का परिवार, वो राजनीतिक हाशिए पर जा चुका है। तेजस्वी यादव किसी तरह से 25 सीटें लेकर विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष बन पाए हैं। अगले चुनाव में वो भी रह पाएंगे कि नहीं, इस कहना मुश्किल है। बिहार से वंशवादी राजनीति खत्म हो गई है। आप कह सकते हैं कि एक नई वंशवादी राजनीति की शुरुआत हो गई है। नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लाए हैं पहली बार। जो नीतीश कुमार अपने पूरे जीवन वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन उनके बेटे का कोई ऐसा राजनीतिक प्रभाव हो ऐसा नहीं। लेकिन जो है सिद्धांत के रूप में अगर आप देखें तो निश्चित रूप से वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देना ही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में यादव परिवार, अखिलेश यादव अभी लोकसभा में उनकी पार्टी विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और लोकसभा में सब पार्टियों को देखें, सत्तारूढ़ पार्टी को मिलाकर देखें तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में। लेकिन आप देखें क्रमिक जिस तरह से गिरावट आ रही है समाजवादी पार्टी में, ये बात कई बार कह चुका हूं, आज फिर दोहरा देता हूं कि पिछले 5 चुनाव जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़े गए हैं, उनमें से 4 में वो हारे हैं। 5वें में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बेहतर किया है, यानी 2024 का लोकसभा चुनाव। उनकी सारी उम्मीद उसी पर टिकी हुई है कि 24 का चुनाव जो लोकसभा का था, उसका जो नतीजा था, उसको वो 2027 में विधानसभा चुनाव में दोहरा सकते हैं, जिसके मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आते। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में बुआ भतीजे का जो खेल था, बुआ भतीजे का जो 15 साल का राज था, वो पूरी तरह से चरमराकर ध्वस्त हो गया है। और पार्टी चुनाव नहीं हारी है, पार्टी जो है खंड खंड उसका विखंडन हो रहा है। तो अब पार्टी जो बचेगी वो क्या होगी, इसके स्वरूप के बारे में बताना मुश्किल है। इसी तरह से तमिलनाडु में पिता पुत्र की जो राजनीति थी, खासतौर से सनातन विरोधी, पश्चिम बंगाल और यहाँ दोनों, बिहार में भी आप देखिए, सनातन का विरोध किया आरजेडी के नेताओं ने। रामचरितमानस का मजाक उड़ाया, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया, और क्या हाल हुआ बिहार में उनका। इसी तरह से आप देखें तमिलनाडु में सनातन धर्म का समूल नाश करने की बात कर रहे थे उदयनिधि स्टालिन। द्रविड़ राजनीति का समूल नाश होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो सनातन के विरोध में सबसे ज्यादा अगर कोई गया, उदयनिधि स्टालिन और एमके स्टालिन तो बोलते ज्यादा रहे, किया भी उन्होंने, लेकिन ममता बनर्जी तो बहुत आगे निकल चुकी थी। जिस तरह से हिंदू विरोध पर वो आमादा थी और मुस्लिम तुष्टीकरण पर, यहां तक कि उनके लिए बांग्लादेशी ज्यादा प्रिय हो गए भारतीय लोगों की बजाय। उसका नतीजा ये हुआ कि पहले उनकी सत्ता गई, अब उनकी पार्टी जा रही है। 80 में से 60 विधायक अलग हो चुके हैं और 28 में से 19 हो चुके हैं, और 20वां भी माना जा रहा है कि आ जाएगा। सोमवार को ये सभी बागी सांसद जो हैं वो मिलने जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष से कि अलग गुट के रूप में उनको मान्यता दी जाए। अब वो उसके संवैधानिक जो पक्ष हैं, सवाल हैं, वो अलग है, लेकिन हालत ये है कि ममता बनर्जी के पास, उनके हाथ में कुछ बच नहीं रहा। इस सब घटनाक्रम के बीच डरे हुए हैं 2 पार्टियों के नेता। एक उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे डरे हुए हैं कि उनके सांसद और विधायक भी अब फिर से टूट सकते हैं। पार्टी उनके हाथ से चली गई, सिंबल चला गया, पार्टी का झंडा
चला गया। इसी तरह से शरद पवार के हाथ से पार्टी चली गई, झंडा चला गया, सिंबल चला गया। अब जो बचा है उसमें भी टूट की आशंका है। तो दोनों अपनी पार्टी को लेकर चिंतित है, कब टूट जाएगी उनको मालूम नहीं है। उद्धव ठाकरे अपने सांसदों की बैठक बुला रहे हैं, शरद पवार के परिवार के लोग अपने सांसदों की बैठक बुला रहे हैं। सब डरे हुए हैं कि कब किसके सांसद विधायक चले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में जो 8 जून को इंडी गठबंधन की बैठक हुई, उसमें जो प्रमुख बात निकल कर आई, जो राहुल गांधी ने कहा और बाकी दलों ने भी कहा कि सबको मिल जाना चाहिए, एक साथ हो जाना चाहिए। हालांकि कोई मिलने को तैयार नहीं है। ये डर लगने पर जो चिल्लाते हैं, गाना गाते हैं, ये वो गाना है। किसी फिल्म का एक गाना भी है कि डर लगे तो गाना गा, तो ये गाना गा रहे थे। दरअसल बात हो रही है कि तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एनसीपी, जो बची हुई एनसीपी शरद पवार, इन दोनों का मर्जर कांग्रेस पार्टी में हो जाए। दोनों कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां हैं। इसके अलावा भी हैं। आप देखिए, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की वाईआरसीपी, वो भी कांग्रेस से निकली है। नजर कांग्रेस की उस पर भी है। कांग्रेस का आंध्र प्रदेश में कोई जनाधार बचा नहीं है। जगन मोहन रेड्डी पिछला चुनाव बुरी तरह से हार चुके हैं। एक तरह से आंध्र प्रदेश की राजनीति में चंद्रबाबू नायडू ने उनको हाशिए पर धकेल दिया है, जैसे पिछले चुनाव में उन्होंने चंद्रबाबू को धकेल दिया था। तो कांग्रेस की नजर उधर भी है, लेकिन जगन मोहन रेड्डी भूले नहीं हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अपना अपमान, अपने ऊपर हुआ अत्याचार जल्दी भूलते नहीं। जगन मोहन रेड्डी कैसे भूल जाएंगे कि उनके पिता की मृत्यु के बाद वो एक यात्रा निकालना चाहते थे, धन्यवाद यात्रा। जिन लोगों ने जान दे दी उनके पिता की मौत के शोक में, जिन लोगों ने प्रदर्शन किया, साथ दिया, समर्थन दिया, उनको धन्यवाद देने के लिए सोनिया गांधी ने नहीं निकालने दिया। बहुत समय तक कोशिश करते रहे, जब सफल नहीं हुए तो पार्टी छोड़ दी, अलग पार्टी बनाई। कांग्रेस पार्टी के ही शासन में जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ सीबीआई और ईडी का केस हुआ, जो अभी तक चल रहा है। ये जो ईडी और सीबीआई का केस है जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ, ये भाजपा ने नहीं किया है। जो आजकल कहा जाता है कि भाजपा जो है दबाव डालकर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी तरफ लाती है, तो ये जगन मोहन रेड्डी इस बात का उदाहरण है कि ईडी और सीबीआई के डर से जो नेता जिसके पास जमीनी आधार है, वो डरकर किसी और पार्टी के साथ नहीं आता। जगन मोहन रेड्डी इन सब केसेस के बावजूद कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं गए और आज भी जाने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि अगर वो कांग्रेस के साथ जाना भी चाहें तो कांग्रेस के पास आंध्र प्रदेश में उनको देने के लिए है क्या? कुछ भी नहीं है। वही स्थिति पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की है। कांग्रेस के पास पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी को इस समय वोट नहीं चाहिए, इस समय जन समर्थन नहीं चाहिए, जनाधार नहीं चाहिए। विधायक और सांसद कांग्रेस के पास है नहीं पश्चिम बंगाल में कि वो दे सके, इसलिए उसकी अपेक्षा भी नहीं होगी उनको अपने लिए राजनीतिक जमीन चाहिए जहां वो खड़ी हो सके, जहां से वो अपनी राजनीति को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर सके, या वास्तव में कहें तो अपने को पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाए रख सके। ऐसे में ममता बनर्जी को आज कांग्रेस की ज्यादा जरूरत है बजाय कांग्रेस के। कांग्रेस के लिए ममता बनर्जी का की कोई बड़ी उपयोगिता नहीं है, सिवाय इसके कि पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस का बचा कुचा जनाधार है, अगर मर्जर हो जाता है दोनों पार्टियों का, तो कांग्रेस पार्टी का एक जनाधार हो जाएगा जो अभी शून्य है। 1977 में बाहर हुई थी कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल की सत्ता से, आज तक लौट नहीं पाई। पिछले विधानसभा चुनाव में तो उनका एक भी विधायक नहीं जीता था। इस बार भी हालत उससे कोई बहुत बेहतर नहीं है, 2 या 3 विधायक जीते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी, मतलब ये कुल मिलाकर हालत ये है कि 2 भिखमंगे मिलकर एक साथ कह रहे हैं कि मिलकर भीख मांगे तो ज्यादा मिलेगी। तो ये जो वंशवादी पार्टियों की एका की कोशिश हो रही है, ये दरअसल वंशवाद की राजनीति के ढहते हुए किले को बचाने की कोशिश है। उनको लग रहा है कि इसके जरिए बचा सकते हैं। इन वंशवादी नेताओं के सिरमौर हैं राहुल गांधी, जो अभी तक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से बाहर निकल ही नहीं पाए हैं। उन्हें आज भी लगता है, वो इंडी गठबंधन की बैठक में उन्होंने कहा कि हम 2029 का चुनाव जीत चुके हैं। अब इस अहमन्यता को आप क्या कहेंगे?
अहंकार का स्तर जब ऐसा हो कि आप एक के बाद एक राज्य हारते जा रहे हैं, एक के बाद एक राज्य से मटियामेट होते जा रहे हैं, ऐसे में ये उम्मीद करना कि हम 2029 का चुनाव जीत जाएंगे, ये बंद कमरे में भी बोलने में किसी समझदार व्यक्ति को शर्म आएगी। लेकिन राहुल गांधी का दावा है कि हम 2029 का चुनाव जीत चुके हैं, यानी दोनों बातें एक साथ बोल रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह गया है, भाजपा और संघ ने सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और वो जीतने नहीं देंगे, हमको हराया जाता है, हम हारते नहीं हैं, और 2029 का चुनाव वो जीत चुके हैं। दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं और एक साथ एक सांस में राहुल गांधी बोल रहे हैं और वही बोल सकते हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का बिखराव हो रहा है, पार्टी के अंदर जो स्थिति है, आंदोलन की घोषणा होती है, कोई आंदोलन होता नहीं है। अब नई घोषणा हुई है कि राहुल गांधी छात्रों के समर्थन में आंदोलन करेंगे। शुरुआत होने जा रही है इसकी कोटा से, 19 जून को पहला कार्यक्रम होना है। उसके बाद अगला कार्यक्रम आप सोचिए 10 जुलाई की तारीख रखी गई है। उसके बाद 6-7 दिन में 4-5 कार्यक्रम रखे गए हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या करेंगे राहुल गांधी। जो भी विपक्षी दल है वो सरकार के विरोध में, सत्तारूढ़ दल के विरोध में, और जो उससे नाराजगी है उसका लाभ उठाने की कोशिश करता ही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के पास कोई जनाधार बचा है जिसको लेकर वो लड़ सके सत्तारूढ़ दल से। और उससे बड़ी बात, ये सब आंदोलन चलते हैं जब आंदोलन चलाने वाला या आंदोलन का जो नेता है उसकी विश्वसनीयता हो। दो चीजें जरूरी हैं, 2-3 चीजें। एक, आंदोलन का जो नेता है उसकी विश्वसनीयता, उसकी साख। दूसरा, जो मुद्दे उठा रहा है उस पर लोग सहमत हों, उसकी विश्वसनीयता हो। और तीसरा, लोग उस मुद्दे पर बाहर निकलकर, सड़क पर निकलकर साथ देने के लिए तैयार हों, जो भी नेता या संगठन उस आंदोलन को चला रहा है। ये तीनों चीजें दिखाई नहीं देती हैं। राहुल गांधी की नेता के रूप में कोई विश्वसनीयता नहीं है, कोई साख नहीं है। राहुल गांधी के मुद्दों पर उनकी पार्टी, उनके सहयोगी दलों के नेता सहमत नहीं होते हैं और उनके मुद्दों पर जनता बाहर निकलकर विरोध करने को तैयार नहीं है। वो भले ही नरेंद्र मोदी की सरकार से नाराज हो, असंतुष्ट हो, बहुत सी चीजों के लिए उनको जिम्मेदार मानती हो, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जो समस्याएं हैं इनका हल कांग्रेस या राहुल गांधी के पास है। सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की यही है, उसकी साख और विश्वसनीयता नहीं बची है। जनता उस पर भरोसा करने, 12 साल बाद भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं, उनकी बात भी सुनने को तैयार नहीं है। जो लोग मोदी से नाराज हैं, जो भाजपा समर्थक रहे, जिन्होंने वोट दिया भाजपा को 2014 में और उसके बाद से हुए चुनाव में, वो भी विपक्ष पर और राहुल गांधी कांग्रेस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में जब जनता का ही साथ ना हो तो आप कौन सा आंदोलन चला सकते हैं। आपने वो एक नई पार्टी बनी थी जो है सोशल मीडिया पर, कॉकरोच जनता पार्टी, उसका हश्र देख लिया। उसका नेता आया, 4-6 लोग उसके साथ लखनऊ में भी एक प्रदर्शन किया और भाग गया गाड़ी में बैठकर। उसके 2.25 करोड़ फॉलोअर हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन 2.25 लोग भी उसके समर्थन में सड़क पर आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। ये बॉट्स के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए सोशल मीडिया पर आप समर्थक जुटा सकते हैं, लेकिन सड़क पर समर्थक इस तरह से नहीं आते जब तक उनको नेता पर और नेता के उठाए मुद्दे पर भरोसा ना हो। और ये दोनों चीजें राहुल गांधी क्या पूरे विपक्ष के साथ दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ऐसे में ये वंशवादियों का एकता का जो सपना है, पहले तो मुझे लगता नहीं कि ये एकता का सपना जो है वो साकार होने वाला है, क्योंकि सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। सबने अपनी जो संपत्तियां खड़ी की हैं उस पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि बंटवारा कैसे हो, संपत्ति का हो या राजनीतिक आधार का हो, किसके पास क्या है उसका बंटवारा कैसे हो, किसको क्या मिले ये कैसे तय हो। आज ममता बनर्जी चाहती हैं कि उनको बड़ा पद मिल जाए, उनको नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में बना दे कांग्रेस। सवाल यह, कांग्रेस क्यों बनाएगी और कांग्रेस के पास कहां जगह है कि बना देगी। तो इसलिए ममता बनर्जी की अपेक्षा कुछ भी हो, कांग्रेस उसको पूरा करने की स्थिति में नहीं है।
कांग्रेस चाहती है कि सभी मिलकर, सिर्फ वो इतना चाहती है कि राहुल गांधी को नेता मान लें, सब मिलकर मेहनत करें, काम करें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और यहां तो प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार हैं, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों मान लेंगे? अभी किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के नेता ने यह नहीं कहा है कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो कांग्रेस की ये उम्मीद भी, इस परिस्थिति में भी ये उम्मीद पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए ये जो एकता की बातें हो रही हैं, ये बातें हैं माहौल बदलने के लिए, ये बातें हैं नैरेटिव बदलने के लिए, कि हम एक हो रहे हैं, हम ताकतवर हो रहे हैं, ये दिखाने के लिए। इसलिए दिखाना पड़ रहा है कि बहुत कमजोर हो चुके हैं, अकेले अकेले लड़कर देख लिए, मान लिया कि अकेले लड़कर जो है जीत नहीं सकते। तो अब दिमाग में एक मुद्दा है कि सब मिल जाएं तो शायद हरा दें, वो भी होने वाला नहीं। पहले तो मिलने वाले नहीं, मिल भी जाएं तो हराने की ताकत नहीं रखते। सवाल वहीं फिर आ जाता है विश्वसनीयता का, साख का, जो नहीं है, वो मिल जाने से या अलग लड़ने से नहीं बनने वाली है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।